स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की श्रृंखला में आपने पिछली क्लास में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको पिछली क्लास बहुत पसंद आई होगी क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वो पोर्शन था और मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं और शायद समझा पाने में सफल भी रहा हूं। ये सब तो आपके कमेंट्स बता ही देते हैं मुझे। और हाँ, अगर कोई भी आप और चीज़ें मुझसे चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आपके सारे कमेंट्स मैं लगातार पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, क्योंकि आप ही जो हैं हमारी धरोहर हैं, हमारे लिए संपत्ति हैं। क्योंकि अगर आप मेरी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए को पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आज की इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद जो सेशन आएगी वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। आज के इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी है, तो कुछ फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा ओरिएंटेशन हर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए है और साथ ही साथ आरओ जो आने वाली है परीक्षा उसके लिए है। ऐसे में आप इस क्लास की एक एक पॉइंट्स को गौर से देखिएगा। जहां भी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये पॉइंट तो बिल्कुल नोट करने वाला है, इसे बिल्कुल अपने शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लीजिए। और हाँ, आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से ही सिलेक्शन नहीं मिलता जब तक आप अपने सेल्फ नोट्स क्रिएट ना करें। तो कोशिश करें कि सेल्फ नोट्स भी आप ज़रूर बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्लाइड को, जिस पे लिखा हुआ है भारतीय कृषि। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक किसान क्या कर रहा है, खाद छिड़क रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आप देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंचाई की जा रही है अलग अलग ट्रैक्टर से। यहाँ रोपण विधि द्वारा धान को रोपा जा रहा है। तो देखिए, भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है वो कृषि से प्रारंभ होती है और कृषि पर ही समाप्त होती है। रहबर नवाज सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो नवाज सर आपसे ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि आज जब भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया, तब भी उसकी जीडीपी में लगभग 17 से 18% योगदान कृषिगत क्षेत्रों का है। वहीं जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले वित्तीय वर्ष 50-51 में इसका योगदान लगभग 53% के बराबर था भारत की जीडीपी में। भारत के लोग और हम और आप जैसी नई पीढ़ियां चाहे कितना भी कह लें कि हम सभी शहरी लोग हैं, शहर में बसे, लेकिन हम ये झुठला नहीं सकते कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, पिता और माता में से कोई ना कोई गंवैया ज़रूर रहा है, गांव का ज़रूर रहा है। ये जो गमछे वाले लोग हैं ना, ये इतने आसान लोग नहीं हैं। ये तपती धूप में गमछा रख करके हमारे लिए फसलें उगाते हैं, तो हम शहरों में रह करके दाल रोटी आराम से खा पाते हैं। ठीक है, तो भारत इसीलिए कहा जाता है कि भारत शहरों का देश नहीं है, भारत गांवों का देश है। तो आइए आज गांव की बात करते हैं, भारतीय कृषि की बात करते हैं और शुरुआत करता हूं मैं इसके एक शेर से। मेरे उस्ताद का एक शेर है कि मैं गांव से शहर वापस लौट आया था, मैं गांव से शहर वापस लौट आया था, लेकिन हमारा गांव हमें खींचता रहा। तो गांव की खुशबू हमेशा हमें बुलाती रहती है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि प्राथमिक स्थान रखता है। कृषि को भारत की आर्थिक सामाजिक जीवन का आधार माना जाता है, जो रोजगार का भी प्रमुख साधन है। आज भी कृषि में जो कृषिगत क्षेत्र है इसमें रोज़गार की अगर बात की जाए तो 40 से 50% रोजगार आज भी यहीं उत्पन्न हो रहा है भारत में। ठीक है, इसके साथ ही यह विदेशी मुद्रा अर्जन का भी एक माध्यम है, साधन है, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं को विदेशों में निर्यात भी किया जाता है और कुल मिलाकर कृषि भारत की आधारशिला है। क्या निर्यात किया जाता है बताइए? हमारे वहाँ आम का उत्पादन होता है तो फॉरेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चावल का उत्पादन हो रहा है तो हम भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? हमारे वहाँ सेब का अच्छा उत्पादन होता है तो ये क्या है? कृषि ही तो है, सेब की कृषि की जा रही है।
तो एक भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, तो इससे फॉरेक्स रिजर्व मिलते हैं, हमको फॉरेन करेंसी मिलती है जो भारत के लिए अन्य सामान आयात करने में सहायक होती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे जनजीवन के लिए खाद्यान्न वाणिज्यिक फसलों को उपलब्ध कराती है। ठीक है, कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा है, जलवायु है, इसका होना क्या है, अनिवार्य है। यानी मृदा के हिसाब से ही कृषि की जाती है। जैसे काली मृदा क्या है, काली मृदा की ऐसी पारिस्थितिकी और उसका संरचना है कि इसमें गन्ने की कृषि, गन्ना और कपास की खेती बड़ी अच्छी तरीके से की जाती है। वहीं जलोढ़ मृदा जो नदियों के द्वारा अवशेष लाए जाते हैं, अवसाद लाए जाते हैं, उसमें चावल और गेहूं की कृषि अच्छे से की जा सकती है। चावल और गेहूं की कृषि की जा सकती है। कृषि के अंतर्गत केवल फसलों का उत्पादन ही नहीं सम्मिलित होता है, बल्कि पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन आदि व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। भारत की लगभग 60 से 65% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है, 4% भाग पर चारागाह लगाए गए हैं, 21% भाग पर वन है जो कि अभी 24.86 के अराउंड है। वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी होती है उसके हिसाब से लगभग यही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और 24% भूमि बंजर है जिस पे कृषि नहीं की जा रही है। यदि 1950-51 की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो था आधे से ज़्यादा था, यानी लगभग 53% के अराउंड था। 1990-91 में जो लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी उदारीकरण हुआ, मनमोहन सिंह और सर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उनके ज़माने में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद क्या हुआ, सेवा क्षेत्र बढ़ा, सर्विसेज का योगदान जीडीपी में बढ़ा और कृषि का धीरे धीरे घटता चला गया। और प्रतिशत वृद्धि देखी जाए तो अभी कोरोना काल के बाद से 3 से 4% की सालाना वृद्धि अभी भी कृषि में बनी हुई है और कुल योगदान इसका जो है 17 से 18% योगदान है भारत की जीडीपी में। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों का सीजन मिलता है, रबी का सीजन, खरीफ का और जायद का। क्या होता है, क्या कारण है कि इसी में वो फसल उगाई जाती है, उसके लिए कंडीशन क्या होने चाहिए, कैसे तापमान, कैसी बारिश की आवश्यकता होती है इन फसलों के उत्पादन के लिए, ये हमें इस वीडियो में पढ़ना है। पहला मैं ले रहा हूँ रबी की फसल को। रबी की फसल में आप देखिए यहाँ स्लाइड में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, मटर है, लहसुन है, दालें हैं कुछ। ठीक है, देखिए रबी की फसल जो है ना अक्टूबर नवंबर जाड़े के मौसम में शीतकाल में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में जब इसकी फसलें पक जाती हैं तब इसको काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। इसके तहत गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा अन्य रबी की फसलों के लिए अच्छा उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। ये अग्रणी राज्य हैं, यहाँ पे सर्वाधिक कृषि होती है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्यों गेहूं का और रबी की फसलों का उत्पादन इन्हीं उत्तर भारतीय राज्यों में ज़्यादा होता है। बताएंगे मुझे। तो जवाब ये होगा कि इन जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं इनमें नदियों का क्रम आपको मिलेगा और नदियाँ पर्वतों से होती हुई जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं ना तो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं और इन अवसादों में नाइट्रोजन की तो कमी होती है लेकिन फास्फोरस, पोटास की व्यापकता पाई जाती है। आपने मिट्टी वाली क्लास में पढ़ा होगा। तो ऐसे में इनको पोषक तत्व तो आसानी से प्राप्त हो जाता है और ये रबी की फसल उत्तर भारत में सर्वाधिक उगाई जाती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। सर ये क्या है पश्चिमी विक्षोभ? तो भूमध्य सागर आपने पढ़ा होगा, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर है भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ से हवाएं उठती हैं जाड़े में और कैस्पियन सागर से गुजरते हुए ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में पहुँचती हैं और फिर पूरे
नॉर्थ इंडिया में क्या करती हैं, हल्की बारिश करती हैं जाड़े के दिनों में। जाड़े के दिनों में आपने बारिश देखी होगी, काफ़ी फायदेमंद होती है गेहूं की खेती के लिए। जब वो पकने से पहले उसको और ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है, तो ये पानी ही जो है उसे पोषण पहुंचाता है। हरित क्रांति के कारण इन फसलों के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है और भारत आत्मनिर्भर बना। भैया हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी जय जवान जय किसान के नारे से। जय जवान जय किसान। एक तरफ देश पाकिस्तान से युद्ध में लगा हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में, और दूसरी तरफ खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो रही थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने अपने घर में एक दिन का उपवास रख करके पहले प्रयोग किया, घर से सत्याग्रह किया, और फिर ये कहा कि अगर मेरे घर के लोग एक टाइम भूखे रह सकते हैं तो भारत की जनता रह सकती है भूखी। और इसका आह्वान किया देश को, देश की जनता ने एक्सेप्ट किया, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री निवास में ही हल चलाए और गेहूं चावल बोए, और देखते देखते भारत में हरित क्रांति उत्पन्न हो गई। भारत में आप हरित क्रांति के जनक के नाम से किनको जानते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, लिखिएगा हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है और वैश्विक लेवल से किसे माना जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी रिलैक्सेशन के मूड में था आज, लेकिन क्लास आपके लिए लेनी थी तो उठ गया मैं। देखिए, भारत आत्मनिर्भर हो सका, ये लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम बात कर रहे थे शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ की, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ से ये अवदाब उठते हैं और पश्चिमी क्षेत्रों और उत्तर भारत में बारिश करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए अच्छा होता है। अब बात खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है भाई? खरीफ की फसल जून और जुलाई के मध्य बोई जाती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, और अक्टूबर नवंबर में इसकी परिपक्वता के बाद काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये पानी ज़्यादा गेन करने वाली फसलें हैं। अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। तुरंत ये पॉइंट नोट करिए, पिछली भी नोट कर लीजिएगा जो रबी की फसल थी। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछता है, डायरेक्ट आता है कि खरीफ निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, मानसून के प्रारंभ होने के पश्चात पूरे भारत में इसकी बुआई प्रारंभ कर दी जाती है। दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से चावल की खेती ही की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान के 3 खास फसलें आस, अमन, बोरो उगाई जाती है। तो अगर ये ऑप्शन में आ जाए, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि आस, अमन, बोरो किसकी प्रजातियां हैं, तो ये चावल की प्रजातियां हैं, धान की, जो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोई जाती हैं। देखिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल हो जाऊं, ये पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है कि खरीफ की फसल में ही चावल क्यों आता है। अब इसको क्या समझाऊं? इतना समझा सकता हूं कि हाँ, चावल को बारिश की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, जायद की फसल, ये रबी और खरीफ की फसल के बीच की ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही फसल जो बोई जाती है जायद की फसल कहलाती है, जिसमें हम मोस्टली गर्मी में पानी वाले फल देखते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, यहाँ पे सब्जियां दिख रही हैं, खीरा है, कोहड़ा है, बैगन है, खरबूज है, तरबूज है, करेला है। ठीक है, उपरोक्त उगाई जाने वाली तीनों फसलों का क्रम दक्षिण भारत में नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों है भाई कि दक्षिण भारत में ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए क्या है कि दक्षिण भारत की जलवायु समकारी जलवायु है। हम जानते हैं कि 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, और इसके नीचे को कहते हैं उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जहाँ पे सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं, वर्ष में एक बार शीत पे पड़ती हैं, और इन क्षेत्रों में गर्मी और बारिश व्यापक रूप से मिलती रहती है। तो ऐसे में यहाँ पे एक ही फसल चाहिए जाए तो 2-3 बार बोई जा सकती है। जैसे ये बताइए, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में हमेशा बारिश होती रहती है अच्छी खासी, और जब मानसून सीजन आता है तो और तीव्र बारिश होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन पवनों को रोक करके ऊपर उठाते हैं और हवाएं संघनित होकर के बारिश करती हैं। तो इस वजह से क्या है, दक्षिण भारत में ये 3 क्रम नहीं मिलते हैं, बल्कि एक ही फसल को कई बार उपजाया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अतः किसी एक फसल को 3 बार भी उगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा भी अच्छी है। अब भारत में प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, कैसे उपजाई जाती हैं, किस कंडीशन में उपजाई जाती हैं। यूपीएससी डायरेक्ट ऑप्शन दे करके भी इसको पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस में भी, कि चावल की कृषि के लिए आवश्यक है, कपास की खेती के लिए आवश्यक है। ये कई बार एग्जामिनेशन में आया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ठीक है। कपास पे क्वेश्चंस आए हैं। भारत में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे खाद्य फसलें होती हैं जो हम भोजन करते हैं, खाते हैं। रेशेदार फसलें होती हैं जिनके हम कपड़े पहनते हैं, जैसे जूट हुआ, कपास हुआ। नकदी फसलें चाय हुई, गन्ना हुई जिससे चीनी बनता है। पेय फसलें हुई, कहवा वगैरह हुआ, ठीक है। लौंग, इलायची, मसाले की फसलें हैं। खाद्य फसलों में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। जूट, कपास रेशेदार। चाय, कहवा पेय पदार्थ। गन्ना जो है नकदी फसलों में आ जाएगा। अब सबसे पहले खाद्य फसलों में चावल की खेती कैसे की जाती है इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए रोपाई विधि हो रही है। भारत में 2 प्रकार से चावल की खेती की जाती है। एक बीजों का रोपण की, बीजों को बोया जाता है, यानी हल चलाते जाता है किसान और पीछे एक आदमी यहाँ पे बीज गिराते जाता है और फिर उसको बड़े से एक लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी बराबर कर दी जाती है। दूसरा है कि खेत के किसी एक कोने में बियाड़ लगाए जाते हैं। यहाँ धान को जो है पानी में रखा जाता है और ये जब छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तो इनको यहाँ से 15-20 दिन बाद निकाल के या तो अपने ही खेत में, या फिर इस बियाड़ ज़्यादा होता है तो उसको बेच देता है और वो दूसरे खेत में जा कर के लगाए जाते हैं। मुनव्वर राना साहब ने इन धान के छोटे छोटे पौधों पर कैसे बेटियों के लिए शेर कहा है कि घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती हैं बेटियां, धान के पौधों की तरह होती हैं, ठीक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या मुख्य भोजन चावल है। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं, टाइप्स, जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्पन्न होती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के उष्ण आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क स्थान तक, सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जा रही हैं। चावल मूल रूप से एक ग्रीष्मकालीन खरीफ की फसल है। देखिए सब स्टेटमेंट नोट करने वाला है, जो जून से अगस्त के बीच बोई जाती है और नवंबर तक काट ली जाती है। अभी भारत में, पूरे भारत में चावल धान की कटाई प्रारंभ हो गई है, ठीक है। पूर्वी भारत और तमिलनाडु में यह क्रमशः शरद और ग्रीष्म ऋतु की फसल मानी जाती है। आस, बोरो और डलुआ कहा जाता है इसे। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 से अधिक भाग चावल की कृषि के लिए की जाती है। यानी जितनी भी कृषि की जा रही है भारत में, उसमें जो कृषिगत क्षेत्र है उसका 1/3 भाग चावल उत्पादन में जाता है, ठीक है। लगभग 62% चावल अमन फसल यानी बीज और प्रतिरोपण, इन्हीं 2 विधियों से बोई जाती है। चावल की कृषि के लिए मुख्यतः 2 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसके बारे में अभी हमने वर्णन किया। पहला है बीज छिड़काव और दूसरा है पौधा प्रतिरोपण विधि। बीज छिड़काव विधि में क्या जरूरत होती है? श्रम की कमी होती है, वर्षा का अभाव होता है और मिट्टी की कम उर्वरता वाले क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही 2 आदमी की ज़रूरत होती है। एक आदमी आगे हल चला रहा होता है, ठीक है, और दूसरा आदमी पीछे से दाने डाल रहा होता है, बीज डाल रहा होता है। पौधा प्रतिरोपण विधि का मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों और बाढ़ के मैदानों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में श्रम यानी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। आप देख रहे थे पौधारोपण जब किया जा रहा है तो कई सारे लोग जो हैं इसमें सहायता कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए पूरा पानी लगा हुआ है यहाँ पे। जब तक पानी नहीं होगा, मिट्टी नरम नहीं होगी तो फिर बुआई की ही नहीं जा सकती है, ठीक है। पौधा प्रतिरोपण विधि का विकास मुख्यतः जापान में हुआ था। भारत में इस वर्ष 1953 से इसे प्रारंभ किया गया। यानी ये पौधे को प्रतिरोपित करने की जो प्रणाली है वो जापान से सीखी गई है। अब चावल की कृषि कैसे की जा सकती है, किस कंडीशन में, वो देख लेते हैं। चावल की खेती के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा कम भी हो तो इस अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी सिंचाई करना ही पड़ेगा, वरना धान की फसल में पीला रोग लग जाता है, आप देखे होंगे।
देश के कुल चावल उत्पादन का लगभग 50% भाग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य से आता है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में भी चावल की अच्छी कृषि की जाती है। पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट में होता है। ऐसा क्यों है भैया? चलिए यहाँ कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। पूर्वी तटीय क्षेत्र चौड़ा है क्योंकि यहाँ नदियाँ अवसाद ला के छोड़ती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए तटीय क्षेत्र चौड़ा है। जबकि ये पश्चिमी तट का जो क्षेत्र था वो डूब चुका है समुद्र में, और यहाँ पे नदियाँ अवसाद ला के डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है और ये काफ़ी पतली हैं। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है पतली है, इस वजह से यहाँ चावल की कम कृषि होती है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं। नोट करिए पॉइंट को, चावल का कटोरा किस डेल्टाई क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा गोदावरी। दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु की अनुकूलता के कारण, अभी मैंने बताया, एक कृषि वर्ष में ही चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं और इसका जमीन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वैसे ही एटमॉस्फेयर उपलब्ध है। यदि चावल के उत्पादन में राज्यों का क्रम देखा जाए तो पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल के आधार पर और उत्पादकता के आधार पर आगे है। सर उत्पादकता और क्षेत्रफल को अभी समझा दीजिए, आगे कई बार आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ उत्पादकता सॉरी, और यहाँ क्षेत्रफल। उत्पादकता का मतलब कि 1 हेक्टेयर भूमि में 10 टन चावल हो रहा है, तो वहीं दूसरी जगह 5 टन ही हो रहा है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे अगर वेस्ट बंगाल में जो है, मानने के लिए कह रहे हैं जबकि दोनों सेम है, मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल ना होता, यहाँ उत्पादकता में वेस्ट बंगाल होता और क्षेत्रफल में यूपी होता, तो हम ये कहते कि कुल यूपी का जो क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है यूपी में चावल। लेकिन अगर जितना भी क्षेत्रफल में बोया जाए उसमें सर्वाधिक धान होता कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। ये उत्पादकता और क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे उत्पादकता और क्षेत्रफल दोनों में पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं रॉन्ग था, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल की कृषि होती है। ठीक है, वैश्विक रूप से चीन चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है और निर्यात करता है। गेहूं का उत्पादन, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, गेहूं दी रोटी। ठीक है, पंजाब दा आदमी। भारत में चावल के बाद गेहूं जो है दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है। क्यों भाई? क्योंकि गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये कई सारे औद्योगिक घरानों के लिए कच्चा माल है। जैसे अगर ब्रेड बनाने का कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रिटानिया है, तो आप बताइए उसके लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? उसको पिसवा के आटा बनाने के लिए, मैदा बनाने के लिए, और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बनाने के लिए, सब चीज़ों की गेहूं की आवश्यकता है, दलिया बनाने के लिए। तो भारत विश्व का लगभग 13% भाग गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तुरंत पॉइंट नोट करिए, स्टेटमेंट में आ सकता है। गला सूख रहा है बार बार मेरा, कि भारत गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पे, तो तुरंत काट दीजिएगा, दूसरे स्थान पे है। गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए उसके प्रारंभिक काल में मध्यम तापमान यानी कम तापमान की आवश्यकता होती है जब उसको बोया जाता है, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है या सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, और जस्ट जनवरी में और दिसंबर लास्ट में यह पश्चिमी विक्षोभ से इसकी बारिश की भी आवश्यकता होती है थोड़ी। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 80 सेंटीमीटर की नॉर्मल औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, गेहूं के उत्पादन के लिए लगभग उत्तर मध्य भारत का 85% भाग अधिग्रहित है, आच्छादित है। देश के कुल कृषि भूमि में लगभग 23% भाग पर गेहूं का ही उत्पादन होता है। इसकी प्रमुख फसलों से प्रश्न आ सकता है, फसलों बोल रहा हूँ सॉरी, किस्मों से। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, ये सभी गेहूं की किस्में हैं, टाइप्स हैं अलग अलग। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश उत्पादकता और क्षेत्रफल दोनों के आधार पे अभी फर्स्ट है।
याद आ गया आपको? उत्पादकता यानी कितना टन हो रहा है 1 हेक्टेयर में, और कुल राज्य के क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल पे हो रहा है। अब मोटे अनाज की बात कर लेते हैं भैया। मोटा अनाज क्या होता है? देखिए, मोटे अनाज का महत्व समझकर ही क्या किया था, 2023 को नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की सरकार की सिफारिश पर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, भारत की सिफारिश पर मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया। किसको? 2023 को। यह भी आ सकता है प्रश्न। इसकी खेती मुख्यतः समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र में की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटे अनाज की फसलों में ज्वार, बाजरा, रागी शामिल हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा प्रचुर रूप से पाई जाती है। अब इसकी पोषक तत्वों की ही प्रधानता ऐसी है कि भारत में पोषण सप्ताह चलाया जा रहा है। कुपोषण को मिटाने के लिए मोटे अनाज को प्रीफर किया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी प्रकृति ऐसी होती है ना कि ये कम बारिश में भी उग सकते हैं, तो ऐसे में मरुस्थलीय क्षेत्र को बढ़ने के लिए रोकने का जो एक साधन है वो मोटे अनाज के पौधे हो सकते हैं, और साथ ही साथ इससे पोषक तत्व भी मिलेगा, कम पानी की आवश्यकता होगी, और वापस से उस क्षेत्र की भूमि पे हरियाली स्थापित की जा सकती है। इसलिए सरकार मोटे अनाज पे ज़्यादा फोकस कर रही है। मोटे अनाज की कृषि में पानी की कम खपत होती है तथा सूखे की अवस्था में असिंचित परिस्थितियों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी पोषण होता है। मोटे अनाज के कुल उत्पादन में उत्पादकता के आधार पर कर्नाटक और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। मोटे अनाज का महत्व देखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में इसे श्री अन्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मोटे अनाज को? श्री अन्न। पूछ सकता है 2023-24 के बजट में मोटे अनाज का क्या नाम है या श्री अन्न क्या है। विश्व में भारत, नाइजीरिया और चीन बाजार के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसके किसके? चावल के मोटे अनाज के उत्पादन में। वैश्विक उत्पादन का लगभग 55% भाग इन देशों से आता है। अन्य मोटा अनाज क्या है? ज्वार। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद इसे देश की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न कहते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट, ये तीसरी प्रमुख खाद्यान्न है और तीसरी प्रमुख फसल है जो ज़्यादा बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा अच्छी तो ज्वार अच्छा होगा, यानी ये खरीफ की फसल होगी आपकी, ठीक है। इस फसल को अधिक आर्द्र क्षेत्र में उगाई जाने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है। ज्वार को अनेक प्रकार से उगाया जा सकता है, अनेक प्रकार के मौसमों में उगाया जा सकता है, परंतु प्रायद्वीपीय प्रदेश की काली दोमट मृदा इसके लिए आदर्श है। यानी जो काली दोमट मृदा है जो ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है वो क्या है? इसके लिए आदर्श है। इस फसल को रबी और खरीफ दोनों में बोया जा सकता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन मिलते हैं। अब सोचिए इतनी ज़्यादा इसमें पोषक तत्व हैं, तो सरकार इस पे ध्यान तो देगी ही ताकि कुपोषण भी मिट सके। और कुपोषण की समस्या और खाद्यान्न संकट की समस्या इतनी है कि आज भी भारत में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज देना पड़ रहा है फ्री में। ज्वार अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 30 से 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र राज्य देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है ज्वार का। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान का स्थान है। उत्तर भारत के लिए खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में दोनों ही सीजन में इसे बोया जा सकता है। बाजरे दी रोटी खाया है किसी ने? मेरी माता जी इसके लिए बाजरे के आटे का बहुत अच्छा गुड़ मिला करके वो खस्ता होता है ना, खस्ता बनाती हैं, बड़ा टेस्टी होता है। पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं। बाजरे का और कौन कौन सा व्यंजन है जो आप लोग अपने घर में बनते हुए देखें और खाए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाजरा हो गया, सॉरी भाई। बाजरा भी अफ्रीकी मूल का एक पौधा है और भारत में यह गरीब लोगों का आहार कहा जाता है। यह न सिर्फ खाद्यान्न के लिए मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है बल्कि इसके तने का पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको छाटी शायद कहते हैं, छाटी। गांव में लोग छाटी कहते हैं, छाटी लगा रहे हैं जानवरों को।
झोपड़ियों के छप्पर बनाने में प्रयोग होता है। इसके उत्पादन में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे रबी और खरीफ दोनों के सीजन में उगाया जा सकता है। बाजरा हल्की बलुई काली मिट्टी, उच्च भूमियों की लाल बजरीली मिशन नहीं भैया, बजरीली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। बजरीली मिट्टी मतलब जिसके कण बड़े बड़े हों। यह खरीफ की फसल है जो सितंबर के मध्य बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च के मध्य में काट ली जाती है। सूखा प्रतिरोधी फसल होने के कारण राजस्थान में इसे अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पादकता और क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान ही पहले है भैया, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अब मक्के दी रोटी आ गया भैया, और इसका भी प्रयोग किया जाता है पशुओं के चारे में छांटी के लिए। ठीक है, शायद मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में जो लोग गांव से संबंधित होंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। छांटी ही बोलते हैं ना शायद गांव में। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। वैश्विक रूप से इसकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। मक्का मूलतः अमेरिकी पौधा है, और यही बता दे रहा हूँ विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन यूएसए में ही होता है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारत ला करके रोपा था। मक्के का प्रयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और तने का प्रयोग पशुचारण में किया जा सकता है। मक्के की कृषि लगभग पूरे भारत में की जाती है, उत्तर पूर्व राज्यों को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल नहीं है। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए बारिश और पानी की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। परंतु देश के कुछ भागों में जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ रबी की फसल के रूप में भी बोया जाता है, जैसे दक्षिण भारत में। ठीक है, मक्के की कृषि के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, लेकिन पाला नहीं चाहिए, शुष्क पवने नहीं चाहिए, वरना ये इसको खराब कर देंगी। इसको दालों, कपास, तिल और सब्जियों के साथ मिश्रित रूप से बोया जाता है। हमारे वहाँ जो खेत खलियान है उसमें बीच बीच में धान की खेती की जाती है, और किनारे किनारे मेड़बंदी पर मक्के के बीज लगा दिए जाते हैं। इससे हम लोगों को भुट्टा भी प्राप्त होता है, भुट्टा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मक्के के उत्पादन में उत्पादकता और क्षेत्रफल के आधार पर कर्नाटक प्रथम है, फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ये पूछता है भैया कौन प्रथम है, आप हल्के में ले रहे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये कौन किस फसल के उत्पादन में प्रथम है। इसके उत्पादन में मुख्यतः कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। मक्के की फसल में व्हाइट बड नामक रोग होता है। कई बार रोगों से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है, तो मक्के में व्हाइट बड नामक है, यहाँ पे व्हाइट बन जाता है इनके बीजों में, आपने देखा होगा। अब जौ की खेती, जौ तो बहुत प्राचीन काल से भारत में बोई जा रही है, भारत की प्रमुख फसल है, और भारत में ही इसका जन्म माना जाता है। यह गरीबों का आहार भी कही जाती है, तो अमीरों के लिए शराब और विस्की का माध्यम भी है, क्योंकि शराब और विस्की बनाने के लिए कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है। इसके उत्पादन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से ही बोया जा रहा है। 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, 70 से 90 सेंटीमीटर। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो जौ की खेती से संबंधित है। इसके लिए 50 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, गलत 10 से 18 चाहिए। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, गलत 70 से 90 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। इसका उत्पादन लाल लैटेराइट मृदा में हो सकता है, गलत दोमट मिट्टी में होगा। उर्वरता वाली मिट्टी में होता है दोमट मिट्टी। शीतकालीन फसल है, सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। राजस्थान प्रमुख है, उत्तर प्रदेश इसके बाद इसका स्थान आता है। रागी की फसल, इसका उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां निम्न वर्षा होती है, और इसके लिए लाल, काली, बलुई, दोमट मिट्टी काफी बेहतर है। उत्पादन में कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल का स्थान है। अब बात कर लेते हैं दलहन की। दलहन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टार्टिंग में मैं बता दूं, भारत दाल का उत्पादन भी अच्छा करता है, सबसे ज़्यादा विश्व में। भारत उपभोग खाता भी सबसे ज़्यादा दाल है, और सबसे ज़्यादा यहाँ दालों की कमी भी होती है। क्यों? क्योंकि भारत के जितने क्षेत्रफल में दाल बोए जा रहे हैं, अभी भी भारत की जनसंख्या के हिसाब से दालों का जो है उपलब्धता कम है। इस वजह से भारत
अफ्रीका की तरफ देख रहा है, अफ्रीका की ज़मीन पे दालों की खेती करने के लिए सोच रहा है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग जब करेंगे तो अफ्रीका और भारत के संबंध को इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले पोर्शन में लिखेंगे तो ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं कि चूंकि भारत दलहनी फसलों के लिए अफ्रीका की ज़मीन को देख रहा है, क्योंकि भारत में दलहन का उत्पादन अभी भी कम हो रहा है भारत की जनसंख्या के रिस्पेक्ट में, वरना वैश्विक रूप से तो सर्वाधिक हो ही रहा है। इसमें प्रोटीन की भी मात्रा अच्छी होती है और मोस्टली ये शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। चना, अरहर प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इसके बाद उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, कुल्टी, मोठ नामक भी दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। दलहन की फसल का उत्पादन न सिर्फ पोषक तत्वों के लिए किया जाता है अपितु फसल चक्र के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भाई ये क्या कह रहा है? देखिए, मिट्टी में एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है और पौधे जो हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन ले नहीं पाते, मनुष्य डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, तो इन पौधों को नाइट्रोजन मिलता है इस राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से। इसकी क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन लेता है, नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, नाइट्रेट में, और फिर पौधों तक पहुंचाता है और फिर मनुष्यों तक पहुंचता है, जो कि एक पोषक तत्व है। अतः इन फसलों को सामान्यतः अन्य फसलों के रोटेशन पे बोया जाता है। तो इस प्रकार से ये फसलों के रोटेशन पे बोए जाने का मतलब है कि एक बार गेहूं का उत्पादन कर दिया, फिर दाल का उत्पादन कर दिया, फिर अगली बार चावल का उत्पादन कर दिया और फिर गेहूं बो रहे हैं। ठीक है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र। नोट करिएगा, दलहनी फसलों में वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता नहीं होती। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोट में परिवर्तित करके पौधों तक और फिर मनुष्यों तक पहुंचा देते हैं। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन के पठार, मध्य पठारी भाग, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्रफल में 30% भाग पर ही इसकी कृषि होती है। दालों के महत्व को ही देखते हुए 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया था। अब बात चने की। चना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोटीन का साधन है। ठीक है। प्रत्येक उत्तर भारत में मैंने देखा है कि लोग सुबह में चने का ही नाश्ता करते हैं, उबले हुए चने का, जो प्याज और टमाटर के साथ मिला के बनाया जाता है। चना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को उगाने के लिए केवल 1 या 2 बार हल्की वर्षा और सिंचाई की आवश्यकता होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सभी क्षेत्र हरित क्रांति के बाद इस फसल को बोना बंद कर दिए। गेहूं, चावल का उत्पादन बढ़ा दिए क्योंकि उसकी नई किस्म आई थी, सरकार उसको बढ़ावा दे रही थी। इस वजह से चने का उत्पादन घट गया। इसके बाद मैं ये आपको बता दूं कि भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। अरहर की खेती। अरहर की फसल उत्पत्ति इसकी भारत में हुई है। मालवी, अमर, आज़ाद, बहार, पारस इसकी प्रमुख किस्में हैं। यह देश की दूसरी प्रमुख दलहन फसल है। इसे लाल चना और पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। भाई हम लोग जब बचपन में थे ना तो क्या करते थे, खेतों में जाते थे, अरहर की इस टहनियों में से इस फली को निकाल के तोड़ के ताज़े ताज़े अरहर के बीज खाते थे। बहुत मीठा लगता था, मज़ा आता था। इसका उत्पादन देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों और तथा सीमांत भूभाग में यानी नॉर्मल भाग में भी किया जा सकता है। कम भूभाग में भी अधिक अरहर की खेती की जा सकती है। उत्पादन अच्छा होता है इसका। अरहर उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड हैं। यानी महाराष्ट्र में अरहर की दाल सर्वाधिक होती है। तिलहन की बात कर लेते हैं। तिलहन वसा का प्रमुख क्या है? स्रोत है। कैसे भैया? भोजन पकाने का एक प्रमुख माध्यम भी तो है। कोई भी चीज़ बिना तेल के थोड़ी पक रही है भैया, तेल का प्रयोग तो हो ही रहा है और फिर यही तेल आगे चल करके मनुष्यों का तेल निकाल दे रहा है। इसके अंतर्गत मूंगफली, तीसी, सरसों, अरंडी, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी, नाइजर, लाही, बिनौला आदि सम्मिलित हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाले जाते हैं। इन फसलों से तेल भी निकलता है और खली भी प्राप्त होता है जिनसे कई सारे काम लिए जाते हैं। वार्निश, औषधि, मोमबत्ती, साबुन, इत्र, खाद तथा पशुओं के भोजन के रूप में इस खली का प्रयोग होता है। कुछ तिलहन के बीजों को साबुन और श्रृंगार के सामान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
देश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर क्या हो रहा है, तिलहन की खेती होती है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो कौन है, राजस्थान है। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अब आ गया बात मूंगफली का। भैया मूंगफली का दिन आ गया है, जाड़े में खूब मूंगफलियां मिलती हैं, चटनी मिलती है, उसके साथ खाइए, बहुत पोषक तत्व होता है इसमें। मूंगफली मूलतः ब्राज़ील में होता है और वैश्विक रूप से भी ब्राज़ील में सर्वाधिक मूंगफली पाई जाती है उत्पादन में। 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। 42% इसमें तेल का अंश होता है। शुद्ध तेल वनस्पति, साबुन, कृत्रिम चमड़ा आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। मूंगफली पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। मूंगफली तने से प्राप्त होता है कि जड़ से कि फल से। यह शुष्क कृषि भूमि के लिए सर्वोत्तम फसल है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए निम्न जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गुजरात के शुष्क इलाकों में ही इसका उत्पादन होता है। इसके उत्पादन के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मिट्टी में उग सकती है। चीन के पश्चात भारत विश्व में दूसरा मूंगफली उत्पादक देश है। ब्राजील भी प्रमुख है, मुझसे एक गलती हुई है, सुधार रहा हूँ। ब्राजील मूल का ये है, लेकिन वर्तमान अपडेट के हिसाब से चीन में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है किसका, मूंगफली का। दूसरे नंबर पे भारत है और भारतीय राज्यों में गुजरात का पहला नंबर है, फिर राजस्थान और तमिलनाडु। खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में रबी की ऋतु में भी बोई जाती है। सोयाबीन की खेती, सोयाबीन के लिए 13 से 14 सेल्सियस तापमान, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 6 से 6.4 pH मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी। ये अम्लीय मिट्टी क्या होता है सर, हमने आपको पढ़ाया था। 1 से लेके 6 तक अम्लीय मृदा होती है क्योंकि pH मान यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या, जितनी संख्या बढ़ती जाएगी अम्लीयता क्षारीयता की ओर बदलेगा। अब 7 को कहते हैं उदासीन मृदा, ना अम्लीय ना क्षारी, और 8 से लेकर 14 तक को क्षारीय मृदा कहा जाता है। यह खरीफ की फसल के रूप में जून में बोई जाती है, अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। 3 से 4 बार सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है। यह कुल सोयाबीन कृषि का 50% बोता है। सोयाबीन प्रोटीन और खाद्य तेल का सर्वोत्तम स्रोत है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना में भी इसका उत्पादन होता है। अंतिम, सूरजमुखी का उत्पादन। सूरजमुखी को भारत में वर्ष भर उगाया जा सकता है। प्रमुख रूप से कर्नाटक सर्वाधिक उगाता है। सूरजमुखी के तेल बड़े महंगे होते हैं भैया, कई सारे औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैं हर एक पॉइंट में जहाँ फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, समझाते चल रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि यहाँ सर कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। अब सूरजमुखी का ही पेड़ कर्नाटक में काहे होता है भैया, तो ये कालीन भैया बताइए, हम तो ना बता पाई हैं। तो सूरजमुखी का उत्पादन फेवरेबल कंडीशन है कर्नाटक में, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे तापमान समकारी पाई जाती है और बारिश भी ठीक ठाक होती है। इसके लिए सिर्फ 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। देखते रहिए, करते रहिए नवाज सर की बातें। रिजल्ट मित्रा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आबाद आया तो आप आबाद रहें, यहाँ रहें या इलाहाबाद रहें।